जय हिंद दोस्तों। तो कर्नाटक पीसीएस का री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। इससे पहले जो पेपर हुआ उसकी भी हमने एनालिसिस की थी लास्ट मंथ, और इमेंस सपोर्ट आपने दिखाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चन का लिंक था पीवाईक्यूज़ के साथ वो भी हमने देखा। कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से डुएबल थे। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही शानदार था। इवन मैंने आपसे कहा था कि ये एक तरीके का टॉर्च बियरर पेपर होगा। बाकी पेपर भी इसी तरीके के पैटर्न पर देखने को मिलेंगे और सिविल सर्विसेज के जैसा पैटर्न है ये। तो इस बार भी जो री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है इसमें भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न है। ना ही बहुत आसान है ना ही बहुत टफ है, और किस तरीके का क्वेश्चन है वो तो हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। मेरा नाम है अंकित सिन्हा और इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज ही ये पेपर कंडक्ट हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन है मैडम भीकाजी कामा के बारे में। आपको ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको देन आंसर बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। तो पहले आप अटेम्प्ट करिए। पहला ये कह रहे हैं कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहते हैं। दूसरा ये कि 1907 में इन्होंने इंटरनेशनल वीमेन कांग्रेस के डेलीगेट्स को एड्रेस किया और हमारे इंडियन ट्राई कलर फ्लैग को अनफोल्ड किया, यानी हमारे झंडे को, जो कि ट्राई कलर है यानी तिरंगे झंडे को फहराया गया, जिसमें वंदे मातरम बीच में लिखा था। तीसरा ये कि इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी को फाउंड किया है 1905 में। तो इसी तरीके का सवाल सिविल सर्विसेज 2006 में पूछा गया था। 3 स्टेटमेंट थे। पहला कहा जा रहा है कि मैडम कामा अनफर्ल्ड द नेशनल फ्लैग एट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस इन 1907। दूसरा ये कि मैडम कामा जो है वो दादा भाई नौरोजी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुकी हैं। तीसरा ये कि मैडम कामा पारसी थी। देखिए, यहाँ पे जो पहला है वो गलत है, बिकॉज इन्होंने नेशनल फ्लैग को अनफर करा, ये भी सही बात है। इंडियन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में, जो कि पेरिस में नहीं स्टुटगार्ट जर्मनी में हुआ, तो इस वजह से गलत है ये। स्टुटगार्ट जर्मनी, इस वजह से पहला गलत है। तो समझते हैं, बट फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि मैडम कामा ने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में हमारे तिरंगे झंडे को फहराया, जो कि स्टुटगार्ट जर्मनी में हुआ। अब अगर ये हमें पता है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने कि 1907 में इन्होंने इंटरनेशनल वीमेन कांग्रेस को एड्रेस करा। गलत है ये, इंटरनेशनल वीमेन कांग्रेस को नहीं, ये देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस को। तो वीमेन्स नहीं बल्कि इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस को। और इसके बाद जो बात है कि अनफोल्ड करा इंडियन ट्राई कलर को, ये बात बिल्कुल सही है, बट जो मेन फैक्ट है वो गलत है। अब हमें यहाँ पे बताना है कितने सही हैं। तो एक स्टेटमेंट तो गलत हो चुका है ऑलरेडी। आगे कह रहे हैं लंदन इंडियन सोसाइटी को इन्होंने फाउंड करा। देखिए, ये बात भी गलत है एक्चुअली। लंदन इंडियन सोसाइटी को दादा भाई नौरोजी फाउंड करते हैं, ना कि मैडम भीकाजी कामा। तो तीसरा भी गलत है। सी इज़ नॉन एज मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, ये सही है। ये आप देख सकते हो, बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किन्हें कहते हैं। तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। तो आंसर इज ऑप्शन डी। तो अब देखिए, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये पीवाईक्यू है, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू है, और ये जो तीसरा है ये पीवाईक्यू नहीं है डायरेक्ट। इस वजह से ये स्टेटमेंट डिफ़िकल्ट है, बट क्या है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, मैडम भीकाजी कामा के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये वन ऑफ द ईयरली फ्रीडम फाइटर हैं, जिन्होंने हमारे तिरंगे झंडे को फहराने में अहम योगदान दिया। बेसिकली जो फर्स्ट नेशनल फ्लैग है वो माना जाता है कि 1906 में ही होस्ट किया गया पारसी बगान स्क्वायर में, कलकत्ता में। और ये जो फ्लैग है इनमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप थे रेड, येलो और ग्रीन के। जो सेकेंड फ्लैग है ये पेरिस में मैडम भीकाजी कामा के द्वारा 1907 में फहराया गया। तो इस तरीके से, अच्छा इसमें देखिए एक और ज़रूरी बात हमें ये समझनी है कि 1905 में ही मैडम भीकाजी कामा रिलोकेटेड टू पेरिस वेयर टुगेदर विथ एसआर राणा एंड मुंचर शाह बुर्जोर्जी गोदरेज सी को फाउंडेड द पेरिस इंडियन सोसाइटी। तो पेरिस इंडियन सोसाइटी के को फाउंडर थी मैडम भीकाजी कामा। तो इसी स्टेटमेंट से, इसी फैक्ट से कंफ्यूज करने के लिए लंदन इंडियन सोसाइटी पूछ लिया गया। बेसिकली सी डिड नॉट फाउंडेड द लंदन इंडियन सोसाइटी, सी फाउंडेड द पेरिस इंडियन सोसाइटी, है ना। ये देखिए, पेरिस इंडियन सोसाइटी। तो तीसरा गलत है और यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर जो है वो ऑप्शन 1 होगा। ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट।
टफ क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट पता भी हो तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो इस क्वेश्चन को टफ बनाता है। यहाँ आगे पढ़ते हैं हम। 22 अगस्त 1907 को 22 अगस्त 1907 में कामा अटेंडेड द सेकेंड सोशलिस्ट कांग्रेस एट स्टुटगार्ट जर्मनी, where she described the devastating effects of a famine that had struck the Indian subcontinent. In her appeal for human right, equality and autonomy from Great Britain, she unfurled what she called the flag of Indian independence. यानी स्टुटगार्ट जर्मनी में जब सोशलिस्ट कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें इन्होंने हमारे भारतीय तिरंगे के झंडे के रूप में एक झंडे को अनफर्ल करा और ये कहा कि ये मानवीय अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स, इक्वेलिटी, ऑटोनॉमी को दिखाता है। अब ये ठीक है, ये बात भी समझ आ रही है कि PYQ से रिपीटेशन है, बट आप क्वेश्चन का अब लेवल देख सकते हो तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो इजी टू मॉडरेट है, बस वही एक क्वेश्चन था जो थोड़ा टफर साइड में था, बाकी के क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट हैं हिस्ट्री सेक्शन में। बाकी के सेक्शन की एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। रिफॉर्म्स प्रमोटेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन फ्यूचर, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स टू प्रोविंशियल एंड इंपीरियल काउंसिल, इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट, 1 इंडियन इन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज अपॉइंटेड। तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए किसी भी सोर्स को फॉलो किया है, चाहे आप हमारे समग्र बैच से पढ़े हों या फिर आपने अगर स्पेक्ट्रम भी पढ़ी है, तो यहाँ भी आप पढ़ोगे कि सबसे पहली बात मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में कि इंडियंस वेर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहली बार मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में, और ये सबसे मेजर बात है। हमने कई बार ये पढ़ा है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए जानी जाती है। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इस नंबर को बढ़ा दिया गया। एक इंडियन को भी अपॉइंट किया गया वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। सत्येंद्र सिन्हा जो है ये फर्स्ट इंडियन होते हैं वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किए जाने वाले। तो यहाँ पहला कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स प्रमोटेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन फ्यूचर। देखिए सेल्फ गवर्नमेंट की कोई बात नहीं देखने को मिली, क्योंकि आप समझिए जो ब्रिटिशर्स 1942 तक कह रहे हैं कि हम डोमिनेंट स्टेटस देंगे, तो वो उतने पहले से कैसे सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में एग्री करेंगे। इवन ये आप पढ़ोगे भी इसी स्पेक्ट्रम वाली बुक में ही कि मोंटेग्यू जो स्टेटमेंट आया मोंटेग्यू का 1917 में, तो उसके बाद से ये कहा गया कि जो नेशनलिस्ट की डिमांड है सेल्फ गवर्नमेंट की या होम रूल की, इसे सेडिशियस नहीं कहा जाएगा। सेडिशियस का मतलब है कि देश के खिलाफ कोई गतिविधि है। तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को सेडिशियस एक्टिविटी बताती थी। बट इसके बाद क्या हुआ मोंटेग्यू स्टेटमेंट्स के बाद कि अब जो ये एक्टिविटी है जिसमें नेशनलिस्ट डिमांड कर रहे हैं होम रूल की या सेल्फ गवर्नमेंट की, इसे सेडिशियस नहीं बताया जाएगा, क्योंकि जो सेल्फ गवर्नमेंट है ये अब खुद एक गवर्नमेंट पॉलिसी बन गई है। अनलाइक मोर्ले स्टेटमेंट्स इन 1909 दैट द रिफॉर्म्स वर नॉट इंटेंडेड टू सेल्फ गवर्नमेंट, यानी साफ तौर से बताया गया मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में कि ये जो स्टेटमेंट है मोर्ले की, इसमें ये जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं किसी तरह की सेल्फ गवर्नमेंट की बात नहीं करते हैं। इन रिफॉर्म्स का, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स का मकसद सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट नहीं करना है, ठीक है। इसी वजह से तो फेल भी होती गई। तो पहला गलत हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट, बिल्कुल हमने पढ़ा। सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया, बिल्कुल किया गया फॉर मुस्लिम्स, और 1 इंडियन को भी अपॉइंट किया गया जैसा कि हमने पढ़ा। ये देखिए ये सत्येंद्र सिन्हा जी को। तो इस तरीके से चौथा भी सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ये कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 में अडॉप्ट किया लाहौर रेजोल्यूशन को। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये जो रेजोल्यूशन है इसमें ये कहा गया कि जो एरियाज हैं जिनमें मुस्लिम न्यूमेरिकली मेजोरिटी में है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न जोन में, इन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में ग्रुपिंग किया जाएगा। तीसरा ये कि इस रेजोल्यूशन में पाकिस्तान वर्ड का जिक्र कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। चौथा ये कि कोई भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत नहीं है। ओके, तो
ये 3 महीने पहले मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से कंप्लीट गांधीयन मूवमेंट, बेसिकली थीम्स एनसीईआरटी का चैप्टर है, वो मैंने पढ़ाया हुआ है। उसमें हमने क्या पढ़ा था वो देखते हैं। यस, तो इसमें पाकिस्तान से रिलेटेड बातें हैं कि किस तरीके से पार्टीशन के बाद जो है वो फॉर्मेशन देखने को मिलता है। हाँ, ये देखिए, तो इस सबसे ज़रूरी बात ये हमने समझी थी उस टाइम पे कि किस तरीके से पाकिस्तान वर्ड आया, फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। और फर्स्टली लेट मी ओपन द फाइल। हाँ, यस, तो देखिए पाकिस्तान रेजोल्यूशन, तो ये जो पाकिस्तान डिमांड है ये ग्रेजुअली फॉर्मलाइज होती है 23 मार्च 1940, यानी 23 मार्च 1940 में जो मुस्लिम लीग है ये एक रेजोल्यूशन लेकर आती हैं और इसमें मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ के ऑटोनॉमी की डिमांड रखी जाती है। ये जो एम्बिगुअस रेजोल्यूशन था, क्योंकि इस रेजोल्यूशन का जो मकसद है वो बहुत क्लियर नहीं था, इसमें किसी तरह के पार्टीशन की भी बात नहीं की गई और पाकिस्तान वर्ड का भी जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ जो कह रहे हैं कि द रेजोल्यूशन डज नॉट इंक्लूड द वर्ड पाकिस्तान, ये बिल्कुल सही है, हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये देखा है। उसके बाद हमने ये भी देखा, ये सारे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करवाए थे, आपको पूरा पढ़ाया हुआ था कि क्यों है ऐसा, और इस पर पीवाईक्यूज बना है सीएपीएफ में भी, सीडीएस में भी, बीपीएससी में भी। ओके, अब देखिए मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1940, क्या रेजोल्यूशन था? Geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustment as may be necessary, that the areas in which the Muslim are numerically in a majority as in the northwestern and eastern zone of India should be grouped to constitute independent state। आसान भाषा में हम बोले तो वो क्षेत्र जिनमें मुस्लिम्स ज़्यादा संख्या में है, मेजोरिटी में है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न या ईस्टर्न जोन, इनको इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में ग्रुप किया जाएगा, है ना। एनसीईआरटी से ये लाइन हमें देखने को मिल रही है और यही पूछा भी गया है, लाइन बाय लाइन आप मिला सकते हैं। रेजोल्यूशन स्टेटेड दैट द एरियाज इन विच द मुस्लिम्स आर न्यूमेरिकली इन अ मेजोरिटी एज इन नॉर्थ वेस्टर्न ईस्टर्न जोन शुड बी ग्रुप टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंट स्टेट, है ना। एग्जैक्ट सेंटेंस है ये, तो सेकंड भी सही है। और मार्च 1940 में अडॉप्ट हुआ, ये तो यहीं पे लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट में ही हमने ये पढ़ा है। 23 मार्च 1940 को जो है वो पाकिस्तान डिमांड फॉर्मलाइज होता है ग्रेजुअली, दैट मीन्स जो मुस्लिम लीग है वो रेजोल्यूशन मूव करती है ना। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है 1940 में अडॉप्ट करती है, तो तीनों ही सही है, तो आंसर जो वो डी होगा, नॉन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो ये हमने पढ़ा है, और देखिए जब पढ़ी हुई चीज़ें आती हैं पेपर में तो काफ़ी खुशी होती है। लास्ट के क्वेश्चन भी हमने पढ़े हैं और ये वाला भी हमने कवर किया है बैच में। अच्छा, अब ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए लाहौर रेजोल्यूशन को ही पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहते हैं, और अभी एक पेपर भी मैंने कवर करवाया था यूपी पीसीएस का, ये देखिए उस टाइम भी मैंने ये क्वेश्चन, अच्छा बेसिकली सिर्फ इस पेपर के एनालिसिस से दो क्वेश्चन आ गए, ठीक है, दो क्वेश्चन आ गए, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा ये। कौन सा क्वेश्चन है वो? पाकिस्तान, लेट मी सर्च इट, क्योंकि इसमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आया है और कई बार जो है वो टर्म इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जा रहा है। इंटरचेंजेबली मतलब अगर या तो वो क्वेश्चन में पाकिस्तान रेजोल्यूशन लिख दें या तो लाहौर रेजोल्यूशन लिख दें, दोनों का ही मतलब जो है वो सेम होगा। लाहौर रेजोल्यूशन, हाँ, तो ये देखिए
व्हाट वाज द लाहौर रेजोल्यूशन अबाउट, ठीक है। ये पेपर, इस पेपर ओडिशा पीसीएस के एनालिसिस के टाइम पे हमने कवर किया था कि लाहौर रेजोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, तो यूनाइटेड होमलैंड फॉर मुस्लिम। उसी टाइम पे मैंने ये 3 क्वेश्चन आपको करवाए थे कि फेमस पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब पास हुआ, लाहौर में, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किन्होंने करा, ये झारखंड सिविल सर्विसेज में पूछा गया, सिकंदर हयात खान जी ने, एनसीईआरटी में भी गिवन है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब हुआ, तो 23 मार्च 1940 को, है ना। तो यही फ़ायदा है पीवाईक्यूज़ का, जितने भी टफ क्वेश्चन है वो भी हम कवर कर ले जा रहे हैं। ओके, नाउ आगे। हाँ, तो ये देखिए लाहौर रेजोल्यूशन को ही पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहते हैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसे अडॉप्ट किया 22 से 23 मार्च के बीच, अभी हमने जैसा कि पढ़ा। और इसमें जो ज़रूरी बात हमें समझनी है, ये पूरा सेंटेंस है जिस पे क्वेश्चन बना है, जो एनसीईआरटी में भी गिवन है कि जोग्राफिकली कॉन्टिगुअस एरिया जिन्हें कॉन्स्टिट्यूट करना है, जिनमें जो मुस्लिम से मेजोरिटी में है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न जोन, इनको इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान जो नेम है वो प्रपोज किया गया चौधरी रहमत अली जी के द्वारा पाकिस्तान डिक्लेरेशन में पहले ही, बट ये यूज नहीं किया जा रहा था, है ना। इनफैक्ट हमें इस पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम लाहौर रेजोल्यूशन ही था, और इसमें पाकिस्तान वर्ड का भी जिक्र नहीं देखने को मिलता इस रेजोल्यूशन में। नाउ नेक्स्ट, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के बारे में हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 4 हैं ये, वीडियो पोस्ट करके आप अटेम्प्ट कर लीजिए। पहला ये कह रहे हैं कि ये जो कमीशन है ये 1927 में अपॉइंट होती है, और बेसिकली इसका मकसद होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करें और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को प्रपोज करें, प्रस्तावित करें। दूसरा ये कि इस कमीशन में केवल एक इंडियन मेंबर को इंक्लूड किया गया, जिससे वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिले। तीसरा ये कि इस कमीशन का जो आउटकम है और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बेसिकली इसका आउटकम ये निकल कर आया। चौथा ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डायरकी इंट्रोड्यूस हुई। ओके, तो अगेन ये स्पेक्ट्रम में आप पढ़ोगे, बेसिकली हर ही सोर्स में कवर्ड है, बट जो सबसे कॉमन सोर्स है, जो सभी यूज करते हैं, जो हमने भी यूज़ किया हुआ है बैचेज के लिए, और बेसिक सोर्स जो है वो स्पेक्ट्रम ही है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो प्रोविज़न देखने को मिला, बेसिकली वो यही था कि हर 10 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी की जाएगी, है ना। तो 1927 में क्या होता है कि ऑल वाइट का मतलब है सभी अंग्रेज हैं, 7 मेंबर का एक इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन गठित किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से इनफेमसली जानते हैं। और ये स्टेनले बाल्डविन की प्राइम मिनिस्टरशिप के दौर में होता है 1927 में। तो 1927 में ये फॉर्म होता है, बिल्कुल सही बात है। और वही होता है कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करें, बिकॉज 1919 में यही प्रोविज़न था कि आने वाले 10 सालों में, तो देखिए 10 साल कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, 2 साल पहले ही जो है, 2 या 1 साल पहले ही जो है वो ये स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो पहला सही है। कमीशन इंक्लूडेड ओनली 1 इंडियन मेंबर, देखिए हमने क्या पढ़ा, ऑल वाइट 7 मेंबर, मीन्स एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, तो सेकंड गलत है। अच्छा, पहला सही है और सेकंड गलत है, हमें इनकरेक्ट बताना है, तो सही वाला तो आंसर होगा नहीं, तो ए तो आंसर होगा नहीं। अब बी होगा, क्योंकि बी गलत है, तो एक ही आंसर हमारा बचता है ऑप्शन 4। 2 स्टेटमेंट के थ्रू भी आप आंसर तक जा सकते हो। आगे पढ़ते हैं, द आउटकम ऑफ द कमीशन एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, हाँ बिल्कुल। अगला कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसमें दायर किया, ये तो सिविल सर्विस में भी पूछा गया है, 1919 में बेसिकली दायर की आती है ना, तो डी तो सही ही है, ठीक है। तो इसमें जो कह रहे हैं कि गलत, तो गलत तो है ही डी, तो डी इसी में गलत दिख रहा है हमें। तो ओवरऑल जो है 2 स्टेटमेंट के थ्रू भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है 2 ग्रुप बुद्धिस्ट के, यानी महायान और हीनयान का रिकॉग्निशन हुआ, यानी ये अलग हुए। तो ये हमारी बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वाली फाइल है, जिसको हमने यूट्यूब में भी कवर किया है, बैच में भी कवर किया है, और आप देख ही रहे हो सिविल सर्विस में भी यहाँ से 2 क्वेश्चन आ गए। उसके बाद जितने स्टेट पीसेस हो रहे हैं सब में ये 1-2 क्वेश्चन दे ही रहा है ये वीडियो, ठीक है। तो मतलब ये एक ऐसी वीडियो है जिससे आप सिर्फ इसमें आप कितने, आई गेस 1 आवर कुछ मिनट की वीडियो है, अगर आप उतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो हर पेपर में आपको ये 1-2 क्वेश्चन निकाल के दे रहा है। तो उसी में मैंने आपको बताया है कि जो 4th काउंसिल है, इनमें 2 सेक्ट्स में डिवीजन होता है, हीनयान और महायान में।
नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन रॉय के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि इन्होंने तुहफात उल मुअव्विदीन लिखी पर्शियन में। दूसरा ये कि ही अपहेल्ड मोनोथिज्म ऑफ वेदा, यानी वेदा में मोनोथिज्म की बात की गई, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद का मतलब वन गॉड का कॉन्सेप्ट दिया गया। तीसरा ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्होंने फाउंड किया। चौथा ये कि फ्रीडम, लिबर्टी, डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म को सपोर्ट किया गया। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखिए ये हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के नाम से कवर किया है समग्र बैच में ही। तो उस टाइम पे मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, काफ़ी डिटेल में ब्रह्मो समाज के बारे में पढ़ाया था। एक बार हम क्विक रिकैप करेंगे। ओके, सबसे शुरुआत ही हमने इस लेक्चर की ब्रह्मो समाज के साथ की थी। तो राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, भारतीय पुनर्जागरण का पितामह कहते हैं, ब्रह्मो समाज ये फाउंड करते हैं। बेसिकली ब्रह्मो सभा 1828 में, बाद में ये ब्रह्मो समाज के नाम से जानी जाती है। इनके आइडियल्स ही मोनोथिस्टिक हैं, मेन कोर ही इनका मोनोथिज्म है। ठीक है, यानी फर्स्ट लाइन से ही आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद देखिए ये कि राजा राम मोहन रॉय कोई न्यू रिलीजन तो स्टैब्लिश करना नहीं चाहते थे, वो बेसिकली प्यूरिफाई करना चाहते थे हिंदुइज्म को। अब ब्रह्मो समाज का मेन फीचर ही यही कि पॉलीथिज्म को डिनाउंस किया गया, त्याग किया गया और मोनोथिज्म प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट ये मैंने आपको पूरा लिस्ट ही करवा दिया था क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लिटरेरी वर्क में पहला वर्क है इनका तुहफात उल मुअव्विदीन। इस पर क्वेश्चन भी बना है। हाँ देखिए, राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। देन अगेन पूछा गया कि फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। देन ब्रह्मो समाज किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हाँ आप बताइए किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, पढ़ा है ना हमने ये, मोनोथिज्म पे। राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किन्होंने दिया, अकबर सेकंड ने। ब्रह्मो समाज के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। अब इसमें आप देखो तो पहला ही जो है, इट कंसिडर्ड वैदिक स्क्रिप्चर एज इनफॉलिबल, यही गलत है ना। बिकॉज ब्रह्मो समाज ने वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, इवन इन्होंने अवतार्स को भी डिस्कार्ड किया। ब्रह्मो समाज के बारे में करेक्ट बात क्या है, पहली बात यही कि जो आइडोलेट्री है, मूर्ति पूजा है, इनका अपोजिशन हुआ। देन वेदास को इनफॉलिबल जो है वो भी नहीं बताया गया। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है वो आपस में रिपीटेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ ये देखिए, इसमें कह रहे हैं कि राजा राम मोहन रॉय की जो बुक है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये किस भाषा में लिखी गई है, पर्शियन में लिखी गई है ना। आप देखिए PYQs का जादू। पहला क्या कह रहे हैं, तुहफातुल मुअव्विदीन पर्शियन में लिखी गई, सही है इसका मतलब। अगर ये सही है तो हमारे दो ऑप्शन तो हट गए। अब आगे पढ़ते हैं, C या D बस हमें चेक करना है। ही फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। देखिए BPSC में पूछा था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किन्होंने स्टैब्लिश करा है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ये PYQ मैंने करवाया हुआ है। तो C तो गलत है, C जैसे ही गलत है तो आंसर आ गया बस। तो दो स्टेटमेंट भी इनफ है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ही अपहेल्ड मोनोथिज्म कितनी बार हमने पढ़ा, ये आप देखोगे ना, ये हमने समग्र बैच को अरेंज ही इस तरीके से किया है कि सारे PYQs आप एक साथ कर ले जाओगे। जैसे मान लीजिए हमने ये पढ़ा गिफ्ट टू मोनोथिज्म, तो ये मैंने पूरी लिस्ट ही करवा दी है ना। नोन फॉर गिफ्टेड लिंग्विस्ट, टाइटल ऑफ राजा किन्होंने दिया, तुहफातुल मुअव्विदीन इन्होंने लिखा 1803 में, जो कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट है। 1814 में आत्मीय सभा इस्टेब्लिश करा इन्होंने। तो सारी चीज़ें एक जगह पे कवर्ड है। ये सारे PYQs हैं, सिर्फ राजा राम मोहन रॉय जी से एसोसिएटेड हैं। आप देख सकते हो कितनी बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया रिपीट करके, है ना। अच्छा, एक पैटर्न भी ऑब्जर्व होता है, जैसे इन्होंने पूछा कि एजुकेशनल प्रोग्राम में राजा राम मोहन रॉय जी का साथ किन्होंने दिया। तो यहाँ जो भी आंसर है, वैसे इसका आंसर डेविड हेयर है। अब इसी पे बेस्ड देखिए, दो साल बाद सिविल सर्विसेज 2009 में क्वेश्चन पूछा गया कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किन्होंने हिंदू कॉलेज को स्टैब्लिश किया, है ना। अब यही चीज़ जब आगे चल के पूछ लेंगे, मान लीजिए सिविल सर्विस में डायरेक्टली कि बताइए डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ का नाम किससे जुड़ा है, तो हम सोचते रहेंगे कि ये कहाँ से पेपर में क्वेश्चन उठा लिया गया। बट ये कोई नई बात नहीं है ना, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जहाँ पे पुराने PYQs जो 10-15 साल के हैं उन्हें रिपीट कर लिया जाता है। रिसेंटली RO के पेपर में पूछा गया था कि संवाद कौमुदी के एडिटर कौन थे। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, बिल्कुल सदाबहार टॉपिक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं।
who amongst the following women revolutionaries at the age of 15 years along with her associate shot Komila district magistrate Stevens to death? She also joined the revolutionary Jugantar party. In 1939 she was released as per the amnesty treaty between the government and Mahatma Gandhi. After that she joined the Indian National Congress. Later she also participated in communist movement. She authored the title अरुण वाहिनी. आंसर ऑप्शन. देखिए अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं तो बस यहाँ पढ़ के ही आपने आंसर कर दिया होगा. देखिए यूपीपीसीएस की मैंने एनालिसिस की थी 1 महीने पहले. अभी भी ये वीडियोस आप देख सकते हो चैनल पे, सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं. उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था शांति घोष जी और सुनीति चौधरी के बारे में कि केवल ये 15-16 साल की थी, तभी इन्होंने छात्री संघ में और जुगांतर पार्टी में भाग लिया. और मैंने पूरी स्टोरी आपको नरेट की थी कि कैसे ये दोनों जाते हैं और ये जो उस टाइम पे स्टीवेंस होते हैं, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके सामने जाते हैं और स्टीवेंस के लिए चॉकलेट लेकर जाते हैं. वो काफ़ी खुश होते हैं क्रिसमस गिफ्ट देखकर. देन वो अपने रिवॉल्वर पिस्टल्स को निकालती हैं और पूछती हैं उनसे कि इस गिफ्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है ना. पूरी स्टोरी आपको नरेट की थी, राइट. तो और इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि क्यों इन्होंने गोली मार दी स्टीवेंस को और क्या रीज़न रहे और कैसे ये हीरोइक एक्टिविटीज़ को केवल 15-16 साल की रिवॉल्यूशनरीज. और इसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि दोस्तों जब हम बात करते हैं आज़ादी की तो हम केवल कुछ एक क्रांतिकारियों तक सीमित ना रह जाएं. बस मेरा यही कहना था. और जब भी इस तरह का इस तरीके की बात आती है जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा रिवॉल्यूशनरीज के बारे में बता पाता हूँ, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज हैं. मदन लाल ढींगरा जी है, इसके अलावा जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं ये चारों ही, चाहे आप सुनीति चौधरी जी की बात कर लें, बीना दास जी की बात कर लें, शांति घोष जी की बात कर लें, प्रीति लता वाडेकर जी जिनका सबसे अहम योगदान है चिटागोंग आर्मरी रेड में, है ना. तो ये सारे ही रिवॉल्यूशनरी, इवन मास्टर दास सूर्य सेन, है ना. तो इन सभी के योगदानों से मिलकर हमारा देश आज़ाद हुआ है. तो जब भी हम आज़ादी के बारे में सोचें तो हम इन्हें ना भूलें. ये मैंने पूरी स्टोरी नरेट की है, इस वीडियो को आप रेफ़र कर लें, विद इन सेकेंड्स आप मार्क कर सकते हो. ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन 3 है, शांति घोष. क्या ये स्पेक्ट्रम वगैरह में कवर्ड है? तो इसका जवाब है हाँ. जहाँ भी हम रिवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कवर करते हैं तो ये वहाँ मिल जाएगा. बट अभी आप सोचो ना, 1 महीने पहले ही अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो ऐसे टफ क्वेश्चन भी विद इन सेकेंड्स आप कवर कर सकते हो. तो इससे बेहतर बात क्या होगी? जितने भी क्वेश्चन है आप देखो, ये वाला सवाल ये भी PYQ बेस्ड है. मतलब 1-2 सवालों को छोड़ दें हम तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो हम डेफिनेटली PYQs के बेस पे कर सकते हैं. और समग्र बैच के स्टूडेंट्स अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो, ऑब्वियसली देख रहे हो मुझे पता है, तो क्योंकि मैंने ये पोर्टल पे भी डालना है, ठीक है. तो आप कितना आपके सही हो रहे हैं ये भी आप ज़रूर चेकआउट करें. एटलीस्ट आपकी एक्यूरेसी 70% प्लस तो होनी ही चाहिए अगर आप वीडियोज़ अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो. नेक्स्ट देखिए, द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सातवाहन वाज इन हैंड्स ऑफ. तो ये भी आपको ओल्ड NCERT में और पूनम मैम की बुक में कवर्ड मिल जाएगा कि एक ग्रेट डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है टाउन्स के केस में. पूर या नगर जो है इनका मतलब है फोर्टिफाइड टाउन, निगम का मतलब है मार्केट टाउन, जो एक इंटरमीडिएट लेवल है ग्राम और नगर के बीच. ठीक है, तो सबसे जो स्मॉल लेवल पे वो ग्राम है, देन हमें निगम देखने को मिलता है, देन नगर. ठीक है, तो जो निगम है ना ये मार्केट टाउन जैसा होता था, मार्केट टाउन. और राजधानी फिर एट द एंड कैपिटल सिटी होती थी. तो यहाँ कह रहे हैं ना कि जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन है वो किन के हाथों में होता था? तो निगम सभा के हाथों में. नेक्स्ट देखिए, अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है. मैंने एक वीडियो में 35+ क्वेश्चन करवाए हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन के, और ये यूट्यूब पे भी है. ठीक है, बैच के अलावा यूट्यूब पे भी मिल जाएगा. और कई बार मैंने पिन भी किया है कमेंट में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप PYQs एनालाइज करते हैं तो हर जगह आपको इसकी शक्ल दिखी जाती होगी. देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन था ये. पहला कह रहे हैं जो रॉक एडिक्ट 3 है इसमें उन ऑफिसर्स की बात की जा रही है जो हर 5 साल में लोगों को धम्म की जानकारी देने के लिए निकलते हैं. दूसरा ये कि जो रूमिनदेही इंस्क्रिप्शन है इनमें लुम्बिनी गांव की बात की जा रही है कि लुम्बिनी गांव को टैक्स कंसेशन मिल गया, यानी टैक्स देने की नीड नहीं है. तीसरा ये कह रहे हैं जो रॉक एडिक्ट 11 है इनमें जो गिफ्ट ऑफ धम्म है ये सबसे बेस्ट गिफ्ट माना जाता है. तो देखिए ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, फैसेट्स ऑफ UPSC के नाम से. 4 मई 2022 को मैंने पोस्ट किया था. इसमें मैंने सारे एडिक्ट्स के नाम आपको बताए थे. वैसे ही मैंने कई बार पढ़ाया है बट टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट किया था. तो इसमें जो तीसरा एडिक्ट है इसमें ऐसा ये कोई एडिटेड पोस्ट नहीं है. अभी भी आप सर्च करोगे ना, जैसे ही इस चैनल पे आपको पता होगा टेलीग्राम चैनल पे यहाँ सर्च का ऑप्शन होता है, जैसे ही आप सर्च करोगे एडिक्ट लिखोगे ये पोस्ट आपको मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हो. ओके, थर्ड एडिक्ट के बारे में मेंशंस प्रदेशिका राजूक
and yuktas and their need for going on tour of inspection every 5 years as part of their other duties। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ऑफिसर्स का नाम है, प्रदेशिका हैं, राजुक हैं, युक्ताज हैं, ये जो ऑफिसर्स हैं इवन इनका नीड है कि ये हर 5 सालों में टूर पे जाएं ताकि ये ड्यूटीज़ का मतलब धम्माज को टीच कर सकें। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है मैंने, प्रीचिंग धम्मा एंड ऑल्सो अडॉप्टिंग लिबरल एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्राह्मण एंड श्रमण। श्रमण जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, देखिए श्रमण का मतलब सन्यासी होता है, एक वर्ड में पूछा भी गया है क्वेश्चन इवन, समन या श्रमण। ओके तो ये तो हमने पढ़ लिया कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हर 5 साल में जो है ऑफिसर्स लोगों को धम्मा सिखाने के लिए निकलते हैं। दूसरा कह रहा है रूमिन दे इंस्क्रिप्शन, तो ये काफ़ी लॉन्ग पोस्ट थी, ठीक है, ये मैंने पूरा सारा कुछ बताया है सारे ही एडिक्ट के बारे में। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे अलग से जो है कुछ इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पिलर्स के नाम से पोस्टिंग करी है, और इसी में मैंने निगाली सागर के बारे में बताया जिसपे CDS में क्वेश्चन भी बना है ना। उसके बाद रूमिन दई इंस्क्रिप्शन के बारे में, तो जो रूमिन दई इंस्क्रिप्शन है ये बुद्धा के बर्थ प्लेस को कोमेमोरेट करता है, यानी यादगार के तौर पे जो है अशोका विजिट करते हैं लुम्बिनी को, और वर्शिपिंग की जाती है बुद्धा की, एंड टैक्स कंसेशन दिए जाते हैं लुम्बिनी गाँव के लोगों को, है ना। इट रिकॉर्ड्स दैट द विलेज ऑफ लुम्बिनी वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बाली एक तरीके का टैक्स था, एंड वाज टू पे ओनली 1/8 ऑफ भाग भी एक तरीके का टैक्स है, केवल उसका 1/8 ही देना है, बट मतलब ये कि टैक्स में एग्जेम्पशन दिया जा रहा है ना। तो सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है, रूमिन दई इंस्क्रिप्शन में जो लुम्बिनी गांव के लोग हैं उन्हें टैक्स कंसेशन दिया गया। तीसरा रॉक एडिक्ट 11 के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये तो यहीं मिल जाएगा 11th एडिक्ट के बारे में। ये देखिए, अनाउंसेस दैट द गिफ्ट ऑफ धम्मा बीइंग द बेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल गिफ्ट्स एंड द पॉलिसी ऑफ धम्मा इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जो धम्म की नीति है, जो पॉलिसी ऑफ धम्मा है, ये बिल्कुल बेस्ट पॉलिसी है, और जो गिफ्ट है धम्मा का ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है सभी गिफ्ट्स में से। तो यहाँ पे मुझे किसी भी स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं दिख रही है, करेक्ट ही पूछा गया, तो आंसर 4 के साथ हम जा सकते हैं। तो ये रहे हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जो भी क्वेश्चन है वो रेलेवेंट है हमारे आने वाले पेपर्स के हिसाब से। और अब आप ओवरऑल एनालिसिस से अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से, जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूरा ना सॉल्व हो तो एटलीस्ट 90% तक हम पहुँच ही जा रहे हैं PYQs की हेल्प से, और कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीटेड भी है। तो उम्मीद है आपको इस एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। हाँ, एक बात और मुझे बतानी थी, देखिए जो हमारी समग्र बैच है इसमें हम 3 बैच फॉर्म करते हैं बस साल में, ठीक है, जिसमें से एक बैच में बस हम 250 ही सीट्स रखते हैं, रीज़न बीइंग की लाइव क्लासेस में कंडक्ट होती हैं। 2 तरीके से होता है, एक तो रिकॉर्डेड है, देन लाइव भी है, दोनों लेक्चर्स हैं। तो रिकॉर्डेड के टाइम पे तो ठीक है अनलिमिटेड स्टूडेंट्स रह सकते हैं, बट लाइव के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम स्टूडेंट्स की लिमिट ही रखते हैं। तो ये बिल्कुल फील्ड हो गया है, और इसी के साथ ही जो है समग्र बैच के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नंबर जो है वो गिवन है, केवल इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।